हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक। आज ये सेकेंड ईयर में हम मध्यकालीन भारत में फिरोज तुगलक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के उपरांत उसके चाचा का बेटा फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक का ठट्टा में राज्याभिषेक किया गया और जिस समय उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसे उत्तराधिकार में जो राज्य मिला वो काफी अशांत था। अतः फिरोज तुगलक के सामने दो महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। वो क्या थी कि साम्राज्य में शांति व व्यवस्था को स्थापित करना और दिल्ली साम्राज्य के विघटन को रोकना। फिरोज तुगलक ने इस दिशा में काफी अच्छा कार्य भी किया। यदि हम फिरोज तुगलक के कार्यों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसने राजस्व के क्षेत्र में काफी सुधार किए, सार्वजनिक क्षेत्र में उसने काफी सुधार किए, लेकिन उसके समय में कुछ इस प्रकार के जो उसकी धार्मिक नीति थी और उसने जो दास प्रथा का, सामंतशाही प्रथा जो प्रचलित हो गई साम्राज्य में, वो साम्राज्य के लिए आगे चलकर घातक सिद्ध हुई। प्रारंभ में हम उसके राजस्व सुधारों की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर स्वीकृत किए। फिरोज तुगलक का ये मानना था कि जनता पर कर कम से कम लगाने चाहिए, इसलिए उसने पूर्ववर्ती 14 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया और उनकी बजाय केवल कुरान में जो स्वीकृत कर हैं उन्हें लागू किया, जैसे खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। इनके बारे में आपको बता दूं शॉर्ट में। खराज जो जनता से या कृषकों से लगान ली जाती थी वो होती थी और ये पैदावार का जो फसल पैदा होती थी उसका 1/5 से 1/3 भाग तक होती थी। खम्स जो युद्ध में सैनिक लूटपाट करते थे, उस युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग राज्य को उन्हें देना पड़ता था, उसे खम्स कहते थे। जजिया, इससे आप लोग परिचित हैं ही, ये हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा लिया जाता था। और ज़कात जो था वो मुस्लिमों से उनकी आय का 2.5% कर लिया जाता था और जो कि गरीब मुसलमानों या उनके कार्यों के हितार्थ राजा द्वारा खर्च कर दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने पूर्व में प्रचलित 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया, लेकिन कृषकों से सिंचाई कर के रूप में 1/10 भाग और लिया जाता था। इसके अलावा सुल्तान ने जनता की भलाई के लिए लगभग 1200 फलों के वृक्ष लगवाए, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की और कार्य के बदले जागीर देने की प्रथा प्रारंभ कर दी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जागीर प्रथा को समाप्त करके नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी, लेकिन फिरोज तुगलक ने पुनः जागीर देने की प्रथा प्रारंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में संपन्नता आई, कीमतों में कमी आई और जो अकाल थे वो नहीं पड़े। तो अब हम देखते हैं कि जो उसकी राजस्व व्यवस्था थी, वैसे उसने किसानों के हित के लिए कार्य किया, लेकिन उस राजस्व व्यवस्था में कुछ दोष भी थे, जैसे कि भूमि को ठेके पर देने की प्रथा का विस्तार हुआ, जिससे किसानों को परेशानी हुई। यदि आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी तो उसने राजस्व व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन किए थे और साथ ही साथ ये जो इसका दूसरा पॉइंट है जागीरदारी प्रथा का प्रचलन, कि उसने जागीरें देने की प्रथा समाप्त कर दी थी। लेकिन फिरोज तुगलक ने
पुनः जागीरदारी प्रथा का प्रचलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों पर जागीरदारों का प्रभाव बढ़ने लगा। साथ ही साथ जजिया कर का क्योंकि मुस्लिम शासक था, इसने हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया कर का विस्तार किया। ब्राह्मणों से भी अब जजिया कर वसूल किया जाने लगा और ये न केवल वसूल किया जाता बल्कि उसने अपने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि इनका की वसूली जो है वो कठोरता से की जाए। इस प्रकार इसका जो शासन था राजस्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य फिरोज तुगलक द्वारा किया गया। अब कि फिरोज तुगलक ने राजस्व, सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और इन महत्वपूर्ण कार्यों में उसका क्या प्रयास था कि कृषि को सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। पहली नहर यमुना नदी से हिसार तक जाती थी जो लगभग 150 मील लंबी थी। दूसरी सतलज से घग्गर तक जाती थी जो कि 96 मील लंबी थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक जाती थी। चौथी घग्गर से फिरोजाबाद शहर तक जाती थी और पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। इस प्रकार कृषि की उन्नति के लिए और कृषकों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए उसने स्थान स्थान पर नहरों का निर्माण कराया जिसके पानी से सिंचाई कार्य सुविधापूर्वक चल सके। साथ ही सिंचाई व यात्रियों की सुविधा के लिए उसने स्थान स्थान पर 150 कुएं भी खुदवाए। बहुत से जो वो थे बहुत सी जगह पर उसने छायादार वृक्ष भी लगवाए जिससे कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अब हमने 2 कार्यों को देख लिया, राजस्व व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था। अब नगर व सार्वजनिक निर्माण कार्यों को देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में नगरों का निर्माण कराया। ये आपका क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद होने चाहिए कि उसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर थे फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। साथ ही साथ इन शहरों के निर्माण के अलावा उसने पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी कराई। उसके शासनकाल में मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया गया। इस प्रकार की नगरों और सार्वजनिक निर्माण कार्य में भी फिरोज तुगलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसने निर्धन जनता के हित के लिए, निर्धन रोगियों की चिकित्सा के लिए, मुस्लिम और अनाथ स्त्रियों के लिए भी तरह तरह के कार्य संपन्न करे। जैसे कि सुल्तान ने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार दफ्तर स्थापित किए। आप लोग देखते होंगे आजकल भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थापित किए जाते हैं। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने उस समय कि जब वो गद्दी पर था 14वीं ईस्वी में, उस समय उसने बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार दफ्तर स्थापित किए। निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए उसने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया। ये जो विभाग था ये राज्य की तरफ से निर्धन व्यक्तियों की सहायता करता था। दूसरा, उसने मुस्लिम अनाथ व विधवा स्त्रियों के लिए भी की सहायतार्थ भी कार्यालय खुलवाए, उनकी सहायता करता रहा। निर्धन रोगियों की सहायता के लिए उसने चिकित्सा हेतु दारुल शफा नामक खैराती अस्पतालों का भी निर्माण कराया। ये जो अस्पताल थे ये निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा और उन्हें सुविधा मुहैया कराने का आता है हमारा 5th पॉइंट कि फिरोज तुगलक ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो स्वयं एक अच्छा लेखक था, शिक्षा के प्रति उसकी रुचि थी, विद्वानों का आश्रयदाता था। जियाउद्दीन बर्नी
और शम्से सिराज अफीफ को उसने अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया और स्वयं भी उसने अपनी आत्मकथा लिखी जो कि फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से विख्यात है। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है वो तारीख फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है और फिरोज तुगलक की स्वयं की आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ उसने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 13 मदरसे भी स्थापित किए और ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो उन्हें सामान प्राप्त हुआ उसमें प्राप्त सामान में उसने संस्कृत ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद कराया। ये चीज ये दर्शाती है कि ज्वालामुखी मंदिर पर उसने जो लूटपाट की वहां से जो ग्रंथ मिले उन्हें उसने उन ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करके उसका शिक्षा के प्रति जागरूकता और शिक्षा के प्रति उसका जो लगाव था वो प्रदर्शित होता है। परंतु उसके समय का साहित्य जो है वो इस्लाम की संकुचित विचारधारा से पूर्ण था। अब जो सबसे एक अलग चीज हमें इसके शासनकाल में देखने को मिलती है वो है दास प्रथा। दास प्रथा कोई नई नहीं थी, ऐबक के समय से पूर्व ही दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन फिरोज शाह ने जिस दास प्रथा का विकास किया वो अन्य शासकों से अलग थी। वो उसे दासों को रखने का शौक था और इन दासों को रखने के साथ साथ वो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें अच्छी तालीम दिलवाया करता था। उसके समय में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी और दासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उसने एक पृथक विभाग की स्थापना की जो कि दीवाने बंदगान के नाम से जानी जाती है, जिसमें दासों की शिक्षा का प्रबंध था। लेकिन ये जो दास प्रथा थी ये आगे चलकर तुगलक वंश के पतन में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई, क्योंकि दासों का धीरे धीरे इतनी बड़ी संख्या में होना और उनका राजनीति में बढ़ता हस्तक्षेप तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। अब हालांकि फिरोज तुगलक जो था वो बहुत अच्छा न तो सैनिक था और उसके समय में न बहुत अधिक युद्ध वगैरह हुए, तो अगर हम उसकी सेना के संगठन पर ध्यान देते हैं तो वो भी सामंती आधार पर स्थापित थी। मतलब कि जो सामंत होते थे उन्हें सेना में स्थान दिया जाता था और सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी गई थी कि जो सैनिक पहले सेवा में रहे उनके जो आश्रित हुआ करते थे वो अभी भी उन्हें ये लाभ मिला करते थे। तो सैनिक सेवा वंशानुगत कर देने से सैनिकों की जो उनकी योग्यता थी उसको प्रमुख मानदंड नहीं माना जाता था, बल्कि वंश के आधार पर उन्हें राज्य में सैनिक सेवा करने का अवसर दिया जाता था। फिर सैनिकों को जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी, इसने जागीरों के रूप में सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ कर दिया और इनका परिणाम क्या हुआ कि सैनिक संगठन धीरे धीरे दुर्बल होता गया, अनुशासन का उसमें अनुशासन बढ़ने लगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला और ये जो सैन्य संगठन था ये आगे चलकर तुगलक वंश के पतन में सहायक कारण भी सिद्ध हुआ। अब एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार फिरोज तुगलक के चैप्टर से पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शरीयत व उलेमा वर्ग को शासन में प्रधानता दी। अन्य शासक जो हुए, अन्य जो सुल्तान हुए, उन्होंने कुरान के नियमों का पालन किया, लेकिन शरीयत और उलेमा को इतना महत्वपूर्ण स्थान उनके राज्य में नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कहा करता था कि राज्य के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सुल्तान के पास है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जैसे कि राजस्व के क्षेत्र में शरीयत के नियमों का पालन किया, वैसे ही यहाँ पर भी शरीयत व उलेमा वर्ग को प्रधानता प्रदान की। हिंदुओं को
जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया और नव मुसलमान जो कि धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन जाते थे हिंदू, उनको ये आश्वासन दिया जाता था या उन्हें ये प्रलोभन दिया जाता था कि यदि वे मुसलमान धर्म ग्रहण कर लेंगे, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे, तो उन्हें जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। उसके समय में, फिरोज के समय में, हिंदू मंदिरों को काफी अधिक मात्रा में नष्ट किया गया और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह जो था, उसकी जो धार्मिक नीति थी वो काफी संकुचित थी और हिंदू राज्य पर या जिस भारत में वो शासन कर रहा था वहाँ पर हिंदू अत्यधिक मात्रा में थे, लेकिन उसकी धार्मिक नीति जबरन हिंदुओं पर थोपने की थी। इसीलिए हम यहाँ पर आरसी मजूमदार साहब का कोटेशन देखते हैं। इन्होंने लिखा है, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध सुल्तान और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। अभी क्योंकि हम तुगलक वंश पढ़ रहे हैं तो हमने लोदी और औरंगजेब से हम परिचित नहीं है, लेकिन जैसा कि एक जनरल आपको पता होगा कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब के समय में भी धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत संकुचित था। उसी प्रकार की भावना का अग्रगामी अगर हम कहें तो वो फिरोज तुगलक था और फिरोज तुगलक की यही धर्मांधता जो है, धर्मांधतापूर्ण नीति, वो तुगलक वंश के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। थैंक्स। मैं सोचती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा।